नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन हमारे अन्नदाता किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि उन तक तमाम जानकारियां हम पहुंचाएं और ये जानकारियां उन्हें 3 सेगमेंट के जरिए दी जाती है। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे एक लाजवाब फल नोनी के बारे में। साथ ही मिलवाएंगे एक सफल किसान आकाश चौरसिया से। इसके अलावा अन्य में बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। आज बात एक ऐसे फल की जिसमें 160 पोषक तत्व है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दिल की बीमारी हो या डायबिटीज, अस्थमा या गठिया, इनमें ये काफी फायदेमंद रहता है। और इस फल का नाम है नोनी। ये फल कोई डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन काम डॉक्टर का ही करता है। तो आइए विज्ञान और किसान में आज बात करते हैं इसी गुमनाम डॉक्टर की। जिस फल में 160 तरह के पोषक तत्व हो, वो सेहत के लिए कितना मुफीद होगा बताने की जरूरत नहीं है। नोनी में जबरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो इंसान को बीमार होने से बचाती है। यही वजह है कि अब ये दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है। संसार के 40 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों और संस्थानों में इस पर रिसर्च चल रही है और इसके गुणों का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अनुसंधान में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। भारत के चेन्नई में भी इसके टिश्यू कल्चर पर काम हो रहा है। नोनी का जूस बहुत ही कारगर माना गया है। आप आसानी से इसका जूस तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले फलों को लाकर उनकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के दौरान अधकचरे या बहुत ज्यादा पके फलों को अलग कर देंगे। कम विकसित फलों को भी छांटकर बाहर निकाल देंगे। फिर इन्हें पानी से धो देंगे। धोने के बाद फल पर लगे पानी को सुखा देंगे। ध्यान रहे, पानी को सुखाना है, फल को नहीं। इसके बाद फलों को फर्मेंटेशन के लिए प्लास्टिक के डिब्बे में सील पैक कर देंगे और 7 दिनों तक रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। 7 दिनों के दौरान फलों के छिलके और गूदा अलग हो जाएगा और जूस प्राप्त हो जाएगा। इस जूस को छान लेंगे, लेकिन इस तरह के जूस का रंग काफी गहरा होता है जिसे ग्राहक खरीदना पसंद नहीं करेंगे। बेहतर रंगत के लिए इसमें आम या अनानास का जूस मिलाना पड़ता है। नोनी के जूस से टॉफी और कुकीज भी तैयार किया जा रहा है। आम किसान भी नोनी की खेती आराम से कर सकता है। खेती बहुत किफायती है। 1 एकड़ में सिर्फ 50,000 रुपए का खर्च आता है। कमाल की बात तो ये है कि एक बार पेड़ लगाने के बाद 50 साल तक कमाई होती रहती है। भारत में फिलहाल इसकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश में हो रही है। दक्षिण भारत में समुद्र किनारे इसे लगाने का चलन ज्यादा है। खेती में ज्यादा लागत नहीं आती। बरसात के पानी में भी ये आराम से उग जाता है। 2000 साल पहले मशहूर दार्शनिक हिपोक्रेट्स ने कहा था कि आहार को दवा बनाइए, दवा को आहार नहीं। नोनी उनकी इस बात पर खरा उतरता है। तो जाना आपने कि ये गुमनाम डॉक्टर यानी कि ये फल नोनी कितना लाजवाब है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। खेती में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला है। ऐसे में हमारे देश में खेती के इस तरह के विकल्प तलाशे जा रहे हैं जिसमें रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े और उपज भी अच्छी हासिल हो। ऐसे में आज हम आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील किसान अशोक चौरसिया से। ये जैविक खेती को अपनाकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने में इस्तेमाल होने से फसलों में पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं और जहरीले रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो भोजन के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाती है। पर कुछ लोग इस भेड़ चाल से हटकर परिवर्तन की राह तलाशने में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है आकाश चौरसिया, जो खेती की ओर अपना नया दृष्टिकोण रखते हैं। आकाश चौरसिया मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाले प्रगतिशील किसान हैं। इनकी सोच थी पारंपरिक रासायनिक खेती से निजात पाना। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के कारण वातावरण प्रदूषित होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है और जो रसायन भोजन के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं वो हमारे स्वास्थ्य में गिरावट लाते हैं। जैविक खेती को अपनाने के पीछे आकाश चौरसिया का ये भी कारण था कि वो शुरुआत से ही एक डॉक्टर बनना चाहते थे, पर नियति ने जब उन्हें कृषि से जोड़ा तब उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने उन्हें रासायनिक खेती से हटकर कुछ बेहतर तरीके से खेती करने की प्रेरणा दी। आकाश चौरसिया ने जैविक तरीके से खेती करने का फैसला किया। उनकी सोच और मकसद वही रहा कि वो लोगों में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का समाधान कर सकें और अब उनकी राह डॉक्टर बन अस्पताल में रोगों की सहायता करना नहीं, वरन पोषक फसलें उगाकर बीमारियों के जड़ पर ही वार करना था। मात्र 26 वर्ष की आयु में आकाश चौरसिया ने इनोवेटिव तरीके से खेती कर कृषि जगत में कई कीर्तिमान स्थापित किए। आकाश चौरसिया शुरुआत से ही कृषि में कुछ नया और कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिल सके और वो स्वस्थ बने, ताकि अस्पतालों से वो दूर ही रहें। जैविक खाद बनाकर मिट्टी को संपूर्ण भोजन तक कैसे ले जाएं, उस तरीके के सारे खाद आकाश चौरसिया बनाते हैं और अपनी फसल में इसको इस्तेमाल करते हैं। इनके फार्म में केचुआ खाद बनाने में लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। केचुआ खाद बनाने के साथ साथ केचुए के शरीर से जो यूरिन और पसीना निकलता है उसका एकत्रीकरण किया जाता है, जिसका इस्तेमाल ड्रिप सिंचाई के माध्यम से फसलों की जड़ों में डालने का अनोखा प्रयास किया गया है, जिससे फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आकाश चौरसिया ने खेती की शुरुआत ड्रिप सिंचाई की तकनीक को अपनाकर सिंगल लेयर फार्मिंग से की और साल भर में ही उन्हें काफी अच्छी कामयाबी भी मिली और फिर उन्होंने 2 फसलें एक साथ लगाई, जिससे उन्हें पानी, समय और खाद में बचत हुई। आगे बढ़ते बढ़ते आज वो 4 लेयर फार्मिंग कर रहे हैं और हर हफ्ते लगातार आमदनी उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मल्टी लेयर फार्मिंग में लगभग पूरे साल ही आमदनी का प्रवाह बना रहता है। आकाश चौरसिया जैविक विधि के माध्यम से पान की खेती भी करते हैं, जिसकी आज दूर दूर से मांग है। इनकी कामयाबी के कारण आज हजारों लोग हर साल उनके खेतों पर आकर उनसे मल्टी लेयर फार्मिंग के गुण सीखते हैं। आकाश भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान उनके द्वारा खोज की गई खेती की इस प्रणाली का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। और इसी मकसद से आकाश अपने खेतों पर प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं और हजारों किसानों को मल्टी लेयर फार्मिंग के गुण सिखाते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ
फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए आज बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की और देखते हैं कि बागवानी से जुड़े किसान इस मिशन का लाभ किस तरह से ले सकते हैं। भारत ने बीते कुछ साल में बागवानी फसलों की उपज में काफी बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी में 2005-06 के दौरान शुरू हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बहुत बड़ी भूमिका है। इस मिशन के लागू होने के 1 दशक के दौरान ही बागवानी फसलों के रकबे में औसतन 2.7% की, जबकि उत्पादन में 7% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा अभी भी जारी है। 2004-05 में जहां बागवानी फसलों की पैदावार 16 करोड़ 69 लाख टन रही थी, वहीं 2019-20 तक ये आंकड़ा 32 करोड़ टन के भी ऊपर जा पहुंचा। यानी सिर्फ 15 साल के अंदर पैदावार बढ़कर करीब 2 गुनी हो गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मुख्य रूप से 5 उद्देश्य है। बागवानी क्षेत्र का संपूर्ण विकास, बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ाना, उनमें पोषणता का इजाफा करना और किसान परिवारों की आय बढ़ाना। बागवानी विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाना, बागवानी में खेती के आधुनिक तरीकों का प्रोत्साहन और कुशल या अकुशल लोगों, खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सृजन। बागवानी फसलों में फलों और सब्जियों के अलावा मशरूम, मसाले, फूलवानी, नारियल और सुगंधित पौधे आते हैं। काजू और बांस भी बागवानी फसलों का ही हिस्सा है। मौजूदा केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत बागवानी फसलों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये योजना पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इसके कुल बजट का 85% हिस्सा केंद्र और बाकी 15% राज्य सरकार वहन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के चौमुखी विकास को बढ़ावा देना है, खासकर फसल गुणवत्ता में सुधार लाना, बागवानी किसानों की संख्या बढ़ाना और उनकी आमदनी में इजाफा करना। इसके अलावा बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना और फसलोपरांत शीत श्रृंखला का उचित प्रबंध करना भी इसमें शामिल है। बागवानी फसलें अच्छी आमदनी देती है, यही वजह है कि पारंपरिक फसलों की जगह बगीचों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्यादा जोर फलों के बागानों, फूलों, सब्जियों और बांस की खेती पर है।
साथ ही संरक्षित खेती और आधुनिक कृषि सहित उन्नत बागवानी के लिए किसानों तक सही तकनीक का विस्तार किया जा रहा है। खेती के दौरान रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी जहां अपनी उर्वरता खोती जा रही है, तो वहीं किसानों को अच्छी उपज भी हासिल नहीं हो पा रही है। ऐसे में खेती करने के ऐसे तरीकों को ढूंढा जा रहा है जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और किसानों को गुणवत्ता युक्त उपज भी हासिल हो। ऐसे में प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है और इसे सरकार की तरफ से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या बस होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको वो पसंद आई और आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार